भाजपाई मतलब जो अच्छा नहीं अच्छा Now we will be screening the video on Goa Revolution, which was produced by Dr. Ram Manohar Lohia Research Foundation, New Delhi, and was premiered during the second conference which was held in Margao, Goa last year. जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का गोवा के लिबरेशन मूवमेंट में बड़ा योगदान रहा है. We believe that the last phase of Goa liberation began on 18th June 1946. जो फैसिस्ट एक्ट था उसके खिलाफ डॉक्टर लोहिया ने आवाज उठाई और उधर से उस दिन से माना जाता है कि गोवा का एक कलेक्टिव जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया. तो उस दिन का और डॉक्टर लोहिया का गोवा के लिबरेशन मूवमेंट में बड़ा योगदान है. हम पूरे गोवा से जो लोग आए हैं, प्रतिनिधि आए हैं, डॉक्टर लोहिया का सम्मान करते हैं. और ये जो वीडियो लास्ट ईयर गोवा के कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन किया था, बहुत सारे लोग नए हैं, उनके लिए ये जानकारी गोवा रेवोल्यूशन के बारे में और गोवा के लिबरेशन के बारे में आपके सामने है. फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन, न्यू दिल्ली, ऑन गोवा रेवोल्यूशन. अपनी संस्कृति और विरासत को दिल से बसाए ऐसे ही मांडो, दलपोड, मुसोल, फुगड़ी और गोवी लोकगीतों पर नाचते झूमते थे गोवा के सीधे सरल लोग. उन्हें गर्व था हंसमुख, जिंदा दिल और मेहनतकश गोमंतकों की स्वर्ग से सुंदर धरती पर. कुदरत ने मानो इसे सारी नेमतें बख्शी. उपजाऊ मिट्टी, मांडवी, जुआरी, कुशावती और मापुसा नदियों का मीठा जल, अनुपम छटा बिखेरते सह्याद्री पर्वतों के बीच हरे भरे जंगल, शीतल हवाओं के झोंकों के साथ गीली रेत से हथेलियां करती समंदर की लहरें और हर तरफ फैले नारियल और सुपारी के झूमते नशीले पेड़. ये सब मिलकर मानो गोवा को किसी महान कलाकार की अद्भुत कलाकृति का रूप देते थे. इसकी बेमिसाल खूबसूरती और अनमोल धरोहर को देखकर हर किसी का मन मोहित हो जाता था.
कभी इसकी सुंदरता ने आसपास के राजाओं को लुभाया, तो कभी इसकी समृद्धि ने पड़ोस के सुल्तानों को अपनी ओर खींचा। लेकिन कोई भी बाहरी ताकत गोवा और गोमंतकों की सरलता और जिंदादिली को छीन नहीं सकी। गोवा को जो चीज सबसे अलग और महत्वपूर्ण बनाती थी वो थी भारत के साथ इसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकात्मकता। हालांकि वक्त बड़ा ताकतवर होता है और इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। नियति ने भी गोवा और यहाँ के निवासियों के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 14वीं और 15वीं सदी में अरब और अफ्रीका के सौदागरों के हाथों से गुजरते हुए जब भारत में तैयार सुंदर माल यूरोप पहुंचता था तो वहां के राजे महाराजे भी वाह वाह करते थे। हालांकि उन दिनों जमीन के रास्ते भारत से व्यापार करना मुमकिन नहीं था। तभी सोने की बुलबुल तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्तों की खोज शुरू हुई। तमाम यूरोपीय देश बेतहाशा मुनाफे की लालच में भारत की धरती पर आने के लिए दिन रात योजनाएं बना रहे थे। ऐसी ही एक योजना पुर्तगाल में भी बन रही थी। आज से करीब 525 साल पहले 7 जुलाई 1497 का दिन यहाँ गोवा के लिए तो एक आम दिन ही रहा होगा, लेकिन 7000 मील दूर पुर्तगाल में बैठा वहां का राजा मैनुअल अपने सबसे प्रमुख जहाजी कप्तानों के साथ कोई और ही योजना बना रहा था। राजा मैनुअल की योजना को अपनी जामा पहनाते हुए अगले ही दिन वास्को डी गामा नाम का जहाजी कप्तान अपने भारी भरकम जहाज सांतो गैब्रियल पर चढ़कर भारत की ओर रवाना हुआ। करीब 10 महीने बाद वो केरल में कोझिकोड के तट पर खड़ा था। पुर्तगाली भारत में दस्तक दे चुके थे। भारत पहुंचने के 12 साल के भीतर ही अल्फांसो डी एल्बुकर्क की कप्तानी वाले पुर्तगाली बेड़े ने गोवा पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। वो 25 नवंबर 1510 का काला दिन था। गोवा पर कब्जा जमाने के लिए हुई इस लड़ाई में करीब 7000 जाने गए। मांडवी का पानी लाल हो चुका था। गोवा पर अधिकार करने के बाद पुर्तगाली सत्ता ने जिस तरह से गोवा के जनजीवन और संस्कृति को प्रभावित किया, वैसी दूसरी मिसाल साम्राज्यवाद के इतिहास में कहीं नहीं मिली। आने वाले 450 सालों तक गोवा हर तरह के औपनिवेशिक शोषण से गुजरा, लेकिन ऊपर ऊपर से उन्हें एक ऐसी शीत निद्रा में सुला कर रखा गया जैसे आइसलैंड में बर्फ के नीचे ज्वालामुखी दबे पड़े हुए। हालांकि औपनिवेशिक शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह के लावे तो थोड़े थोड़े करके लगातार फूटते ही रहे। मसलन 1583 में कंकोलिम का विद्रोह, 1787 में पिंटो का विद्रोह, 1788 में कालू शेनाई को गांवकर का विद्रोह, 26 जनवरी 1852 का दादा दीपाजी राणे का विद्रोह, 1869 से 71 तक कुश्तोबा राणे का सशस्त्र संघर्ष और फिर 1895 में राणे सैनिकों का विद्रोह। इस तरह पुर्तगाली शासन के पहले 400 साल में ऐसे 40 विद्रोह हुए। इनमें आखिरी विद्रोह 1912 का था। इन विद्रोहों ने पुर्तगाली सत्ता को थोड़े वक्त के लिए परेशान जरूर किया, लेकिन इससे उनके सत्ता परिवर्तन पर कोई खास आंच नहीं हुई। पुर्तगालियों को उखाड़ने के लिए एक जमीनी और आम लोगों की भागीदारी के साथ ही व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि हर ज्वालामुखी के फूटने के लिए एक जबरदस्त अंदरूनी हलचल जरूरी है। 1946 में ऐसे ही एक हलचल का दिन आने वाला था और इस अहिंसक क्रांति की आतिशी चिंगारी लगाने वाले मशालची थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर लोहिया की दोस्ती डॉक्टर जुलियाओ मिनेजिस से हुई। गोवा में पुर्तगाली शासन के जुल्मों की दास्तान डॉक्टर लोहिया उनसे सुन चुके थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को नाको दम करने वाले डॉक्टर लोहिया को लाहौर के किले में भयंकर यातनाएं दी गई। बाद में वहां से वे आगरा जेल में लाए गए और 11 अप्रैल 1946 को रिहा हुए। डॉक्टर मिनेजिस ने लोहिया को आमंत्रित किया कि वे उनके गांव असोलना में आकर थोड़े दिन आराम करें, लेकिन क्रांतिवीरों के जीवन में आराम कहाँ होता है। 10 जून 1946 को डॉक्टर लोहिया असोलना में डॉक्टर मिनेजिस के घर पहुंचे। सन 42 की क्रांति का नेता गोमंतकों के गुलाम सूबे में आया है, ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। गोवा के कोने कोने से लोग उनसे मिलने आने लगे। शिक्षक, छात्र, व्यापारी, पुलिस वाले, पत्रकार, सरकारी नौकर और क्लर्क, सभी तबकों के लोग उनसे मिलकर अपना दर्द सुनाने लगे। उनकी लाचारी सुनकर डॉक्टर लोहिया के हृदय में अन्याय के खिलाफ अहिंसक विद्रोह की आग फिर से लगी। 15 जून को पुरुषोत्तम काकोदकर ने राजधानी पंजिम में डॉक्टर लोहिया का एक कार्यक्रम रखा। नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
डॉक्टर लोहिया ने लगातार 1 घंटे तक तकरीर की और लोगों को सिविल नाफरमानी का पूरा विचार समझाया, अहिंसक का पूरा विज्ञान समझाया, सत्याग्रह का तरीका समझाया। इस कार्यक्रम से गोवा का पुर्तगाली गवर्नर इतना परेशान था कि उसने उस सभा स्थल के 3 चक्कर लगाए। सत्याग्रह का पूरा कार्यक्रम तय हुआ 17 जून में मडगांव के दामोदर विद्या भवन के ऊपरी मंजिल पर कुछ खास लोगों की बैठक, और फिर आया 18 जून का। 18 जून की सुबह सूरज के जागने से पहले ही पूरा गोवा जाग चुका था। एक तरफ उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी और दूसरी तरफ आसमान से स्नेह की घनघोर वर्षा हो रही थी। हर किसी को दिलो दिमाग में बसी एक ही बात गूंज रही थी कि आज मडगांव में सभा होगी और हमें किसी भी हाल में वहां पहुंचना है। मडगांव आने वाली ट्रेन में हर स्टेशन पर हजारों लोग सवार होते जाते थे। हर तरफ यही नारा गूंज रहा था, डॉक्टर लोहिया जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। दोपहर बाद 4:15 बजे डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मेनेजिस एक साथ चल पड़े उस मैदान की ओर जहां हजारों लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने हर टैक्सी वाले को पहले ही धमका दिया था कि इन्हें नहीं बैठाना। फिर एक घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर दोनों म्यूनिसिपल हॉल वाले चौक पर पहुंचे। वहां का एडमिनिस्ट्रेटर विरान दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें लौट जाने को कहा, पर इरादे के अटल लोहिया भला कहां किसी की सुनने वाले। सबकी बातों को अनसुना करते हुए वो सभा में पहुंच गए। 20,000 से अधिक की भीड़ एक साथ लोहिया की जय के नारे ऐसे लगा रही थी कि मानो आसमान तक गूंज रहा हो। सभा के चारों ओर मशीन गन लगाए फौज खड़ी, लेकिन आज तो गोवा की जनता भी अपनी जान हथेली पर रख कर आई। गोमंतकों ने फूलों की मालाओं से लोहिया को ढाक दिया। जैसे ही लोहिया बोलने को खड़े हुए, मिरांद गुस्से में पुर्तगाली में बड़बड़ाता हुआ लोहिया की ओर लपका और उन पर अपनी रिवॉल्वर तानी। सभी अवाक थे कि अब क्या होगा, क्या मिरांद गोली चला देगा? लेकिन गांधी जी की निर्भयता के मूल्यों से सींचा गया लोहिया का सत्याग्रही मन जरा भी चीत न हुआ। लोहिया ने आगे बढ़कर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को नीचे कर दिया और बहुत ही सौम्य आवाज में कहा, धीरज से काम लो, देखते नहीं कितनी भीड़ जमा है, खून खराबा होगा तो शांति कायम रहेगी क्या? मिरांद तो जैसे जादू के वश में आ गए। गोवा के इतिहास में वहां की जनता ने पहली बार किसी अफसर को अपमानित होते और चुपचाप सहते हुए देखा था। सत्य के बल और निर्भयता के साथ जब अहिंसा जुड़ जाती है तो कैसी शक्ति पैदा होती है, इसका दर्शन पहली बार गोवा की जनता को हुआ था। सिविल नाफरमानी का पहला पाठ वे सीख चुके थे। वे सीख चुके थे कि किस तरह जुल्मी शासन के अन्यायी हुक्म को भी शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से ठुकराया जा सकता है। जो काम सैकड़ों भाषणों से नहीं हो सकता था, वो लोहिया के उस एक अहिंसक पराक्रम से हो चुका था। पुलिस कमिश्नर ने डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मेनेजिस दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लोहिया को पहले से ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने भाषण को छपवा कर रखा था। वो भाषण न केवल जनता में बांटा गया, बल्कि उसे भारत के अखबारों में छपने के लिए भी भेज दिया गया था। गोवा की समस्या हर भारतीय की समस्या बन चुकी थी। डॉक्टर लोहिया ने अपने भाषण में कहा था, गोवा की जनता का दिल दर्द से भरा है, उनकी आंखें हिंदुस्तान की ओर लगी हैं। यहाँ की जनता को गोवा सरकार पर गुस्सा आता है, पर उसे व्यक्त करने का ढंग वे नहीं जानते। गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। मिरांद ने सोचा था कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मेनेजिस की गिरफ्तारी से लोग डर जाएंगे और भीड़ तितर बितर हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 12 व्यक्ति तो और बढ़ चढ़कर आगे आए और पुलिस की अवहेलना कर अपनी गिरफ्तारी दी। इन्हीं में से एक छोटी सी लड़की थी, कुमारी वत्सला पांडुरंग कीर्तनी। पुलिस कमांडर ने इनसे पूछा था, तुम जय हिंद क्यों चीख रही हो? वत्सला ने तपाक से जवाब दिया, जिस तरह वाइवा सालाजार का नारा लगाने में तुम्हें गर्व होता है, वैसे ही जय हिंद कहने से मुझे आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती। वत्सला के पीछे 40 और महिलाओं ने कहा कि या तो हमें भी गिरफ्तार करो या फिर सबको रिहा करो। पुलिस अधिकारी स्तब्ध रह गया। उसने वत्सला को रिहा करने का फैसला किया, लेकिन वत्सला ने रिहाई का आदेश भी नहीं माना। आखिरकार पुलिस कमांडर ने उन्हें उठाकर थाने के बाहर बना दिया। जैसे ही डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मेनेजिस को गिरफ्तार करके अपराधियों वाले हवालात में बंद किया गया, वैसे ही गोवा में हर जगह जुलूस और गगनभेदी क्रांतिकारी नारे गूंजने लगे। जिन गोवा वासियों को कोंकणी में वैवाहिक गीत गाने के लिए भी पुर्तगालियों से इजाजत लेनी पड़ती थी, वही गोमंतक खुलेआम कोंकणी में देशभक्ति और क्रांति के गीत गा रहे थे। पूरे गोवा में खलबली मच चुकी थी।
भीषण और तूफानी वर्षा के बीच लोगों की भारी भीड़ ने आकर थाने को घेर लिया। लाठी बरसाए जाने पर भी निहत्थे लोग अपनी जान देने पर आमादा। उन्हें उनका लोहिया वापस चाहिए था। भीड़ की उग्रता देखकर सारे अफसर थर थर कांपने लगे। कमांडर ने देखा कि हालात काबू से बाहर जा रहे हैं तो उसने लोहिया से ही कहा कि वे भीड़ को शांत होने के लिए करें। लोहिया ने थाने से बाहर आकर जनता में भाषण दिया। भाषण हिंदी में दिया ताकि पुर्तगाली अफसर कुछ भी न समझ सके। लोहिया की बात मानकर जनता वहां से तो लौट गई, लेकिन राजधानी पणजी यानी पणजी में बहुत बड़ा जुलूस निकला। हजारों की संख्या में लोग राजमहल के सामने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। गोवा में अपने ढंग का ये पहला जनप्रदर्शन था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गोमांतक की युद्ध स्थल बन चुका। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर मेनेजिस को आधी रात को किसी तरह पंजिम ले जाकर एक बहुत ही गंदे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन यानी 19 जून को दोपहर में अचानक ही दोनों को रिहा कर दिया। उनके स्वागत के लिए हजारों की भीड़ जमा हुई। आनंद फानंद में पुर्तगाली अधिकारी उन्हें गोवा की सरहद से बाहर पहुंचाने के लिए पोलेम स्टेशन पर ले जाने लगे। लोगों को जैसे ही इसकी खबर लगी वे जेल के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए। पुलिस ने लाठियां बरसाई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने लोहिया से अपील की कि वे ही लोगों को समझाएं, लेकिन लोहिया ने इस बार इनकार कर दिया। लक्ष्मीकांत भामरे, जगनलाल शाह, विनायक मयंकर, डॉक्टर महिमकर जैसे क्रांतिवीर गिरफ्तार कर लिए गए। स्कूली विद्यार्थियों का जुलूस निकालने वाले शिक्षक S.A. मनपत भी गिरफ्तार कर लिए गए। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से जनता आक्रोश से भर गई। गुस्साई जनता ने पंजिम थाने पर धावा बोल दिया। लाठियां चली, लोग गिरफ्तार हुए, भारी हड़ताल हुई। महिलाओं ने भी जुलूस निकाला। इस जुलूस का नेतृत्व श्रीमती जगनलाल शाह ने। लोगों के जोश और उनकी तादाद को देखकर जल परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी किंतानिल मेंडोस दियश ने कहा, अब हमारे यहां से जाने के लिए आ गए। इस बीच गांधी जी ने लोहिया को आशीर्वाद देकर उनका मुखर समर्थन किया। गोवा के गवर्नर जनरल बॉस के साथ दो टूक लहजे में गांधी जी का पत्राचार हुआ। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप नागरिक स्वतंत्रताओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर क्रिस्ताओ ब्रांगास पुनः का कोर्ट मार्शल कर उन्हें अफ्रीका निर्वासित करने की योजना बनाते हैं। गांधी जी ने अपील की कि जिस तरह भारत के लोगों ने अंग्रेजों से डरना छोड़ दिया है, उसी तरह गोवा के लोग भी पुर्तगालियों से डरना छोड़ दें। लोहिया ने कहा कि जब गांधी जी हमारे साथ हैं तो एक दिन हमारी विजय सुनिश्चित है। 18 जून को डॉक्टर लोहिया ने जिस म्यूनिसिपल हॉल वाले चौक पर सभा की थी, लोगों ने उस दिन से ही उसका नाम लोहिया चौक रख दिया था। 21 जून को उसी लोहिया चौक पर झंडा फहराकर बड़ी विशाल जनसभा हुई। सरकार को झुकना पड़ा। गवर्नर का फरमान निकला कि आम सभा या भाषण के लिए कोई सरकारी आदेश लेने की जरूरत नहीं है। यह गोमंतक जनता के सत्याग्रह की पहली मील। देर या सवेर गोवा को सार्वकालिक आजादी का रास्ता खुल चुका था। जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर मेनेजिस टैक्सी से मडगांव लौट रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोहिया चौक पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। डॉक्टर मेनेजिस लगभग उछल कर टैक्सी से बाहर निकले और वहां एक जोरदार भाषण दिया। कुछ लोगों ने तो उसी समय एक सिपाही के राइफल छीनकर इस तरह फेंक दी जैसे वो कोई वाहियात चीज हो। सचमुच गोवा के लोगों ने पुर्तगाली शासन से डरना छोड़ दिया। उसी साल 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक डॉक्टर लोहिया और श्री भामरे को आगवाद फोर्ट जेल के तहखाने में रखा गया। उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। इस बीच गोमंतकों ने बड़ी संख्या में सभा और जुलूस निकालकर गिरफ्तारियां दी। पुर्तगाली सरकार को फिर से डॉक्टर लोहिया को रिहा करना पड़ा। इन घटनाओं ने गोवा निवासियों की आजादी की चाह को परवाज दी। गोमंतकों का मनोबल आसमान छूने लगा। आजादी हासिल करने का उनका उत्साह गोवा के सागर तट से टकराती लहरों से होड़ करने लगा। आने वाले समय में हजारों गोमंतक क्रांतिवीरों में इससे कुर्बानी का जज्बा पैदा हुआ। गोमंतकों के दिल में डॉक्टर लोहिया द्वारा जगाए गए आजादी के अलग का परिणाम भी था कि तमाम झंझावातों और मुश्किलों के बावजूद लंबे संघर्ष के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा करीब 450 साल के पुर्तगाली दास्ता से मुक्त हुआ और भारत का अभिन्न हिस्सा बना। महान क्रांतिकारी कवि मनोहर राय सरदेसाई ने अपने एक क्रांति गीत में डॉक्टर लोहिया के लिए क्या खूब लिखा। ओ आगवादा के शेर, तुमने ही हमें जगाया। हमारी भावनाएं तुम ही समझ सके, हमारे काले दाग भी तुम ही जानते हो। जहां जहां जुल्म है, अन्याय है, वहां तुम हो, वहां तुम हो।
Wonderful watching the spirit of Goa and how Lohiya's influence was so well captured through the video. And now we are about to begin the delegate session, and may I request Chairman Abhishek Ranjan Singh to take over the delegate session. Abhishek Ranjan Singh, he is the chairman of the Dr. Ram Manohar Lohia Research Foundation, New Delhi. सम्मानित साथियों, अभी जो ये सत्र है भोजन के उपरांत, ये डेलीगेट सेशन है, तो इसे चूँकि मुझे ही संचालन करना होगा, क्योंकि जो उद्घोषिका हैं या उद्घोषक हैं वो व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोगों को जानते हैं। तो लेकिन इतना ध्यान रखें कि इसके बाद एक गुवाहाटी रेजोल्यूशन भी पास होना है, और उसके बाद जो एक लैंप का वितरण किया गया, लैंप जो जैसे गोवा आयोजन समिति के सदस्यों ने गुवाहाटी आयोजन समिति के सदस्यों को जो एक लॉ, जिस लॉ से यहाँ के आयोजन सत्र, उद्घाटन सत्र में दीपक जलाया गया था, तो हमारा चतुर्थ राष्ट्रीय विचार मंथन अगले साल नवंबर या दिसंबर उसी के आसपास झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रीय विचार मंथन का आयोजन जो होता है, ये कोई शहरों की खूबसूरती या फिर शहरों से प्रभावित होकर इसका चयन नहीं किया जाता, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम उन जगहों का चयन करें जो डॉक्टर लोहिया से विशेष रूप से जुड़ा हो और उसकी प्रासंगिकता मौजूदा वर्ष में बरकरार हो। तो गोवा का हमने चयन इसलिए किया था कि गत वर्ष गोवा क्रांति दिवस की 75वीं वर्षगांठ और गोवा की आज़ादी की 60वीं सालगिरह थी। इस साल हमने गुवाहाटी का चयन इसलिए किया क्योंकि यह डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में शुरू हुए उर्वशियम आंदोलन का 65वां वर्ष था। तो डॉक्टर लोहिया के पदचिन्हों की तलाश में जब हम बढ़ते चले गए, तो अगली बारी झारखंड की राजधानी रांची का चयन हमने किया। वह विषय भी बहुत खास है। अगले वर्ष रांची खरसावां गोलीकांड की 75वीं वर्ष है। आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि सरायकेला और खरसावां 2 रियासतें थी। जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तो उस समय चूंकि बिहार था, झारखंड बना नहीं था, तो खरसावां के जो राजा थे वो भौगोलिक और भाषाई आधार पे उड़ीसा में विलय चाहते थे कि हमारा विलय बिहार में नहीं होके उड़ीसा में हो जाए। तो इसका आदिवासियों ने विरोध किया, हो गया कि नहीं, हम बिहार में ही रहना चाहेंगे। तो 1 जनवरी 1948 यानी आज़ादी के 6 महीने बाद खरसावा हाट मैदान में आदिवासियों पे उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें उस वक्त के जो अखबारों का जो मैंने अध्ययन किया, तकरीबन 400 से 500 लोग मारे गए। कुछ तो इससे ज़्यादा भी बताते हैं, या
यह घटना जालियांवाला हत्याकांड से भी बड़ी थी। और डॉक्टर लोहिया ने रमा मित्र के नाम अपने पत्र में खरसावां का भी जिक्र किया है। और उन्होंने डॉक्टर लोहिया की जो पत्रिका जिसका वो संपादन करते थे, बहुत ही प्रतिष्ठित मैनकाइंड, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, ब्लड बाथ इन खरसावां, यानी खरसावां में खूनी स्नान। यह आलेख उन्होंने मैनकाइंड में भी लिखा। और डॉक्टर लोहिया पहले ऐसे नेता थे, जो राष्ट्रीय नेता थे, जो खरसावां गोलीकांड के बाद वो खरसावां आए और वहाँ के आदिवासी पीड़ित समाज से वो मिले। तो कहने का मतलब एक चीज मैं जानता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि ये एक अनोखा व्यक्तित्व रहा। ये व्यक्ति भारत की आज़ादी के लिए लड़ता है, गोवा की आज़ादी के लिए लड़ता है, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ता है। यह आदमी 1946 में जब दंगे की आग में पूर्वी बंगाल जल रहा होता है तो वह दंगे की आग बुझाता है। और उनके बाकी समकालीन नेता दिल्ली में सत्ता की सवारी करने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह आदमी 1951 में मैसूर के शिमोगा के तत्कालीन मैसूर रियासत के कागोडू में किसान सत्याग्रह में शामिल होता है, किसानों भूमिहीन किसानों के लिए लड़ाई लड़ता है। यह आदमी बर्मा में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ता है। यह आदमी आज़ादी के 20 साल बाद पूर्वोत्तर में नागरिक अधिकारों से वंचित लोगों की लड़ाई लड़ता है। यह आदमी आज़ादी के 6 महीने बाद ब्रिटिश पुलिस की तर्ज पे अपनी पुलिस के नरसंहारों का विरोध करता है। पता नहीं यह आदमी का कितना विराट व्यक्तित्व था, मैं तो यही मानता हूँ। तो आप लोगों को अभी से मैं, चूँकि हर शहर में राष्ट्रीय विचार मंथन करना चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है कि रांची हम ज़्यादातर लोगों से करीब है, थोड़ी भौगोलिक असुविधा भी नहीं होगी, हवाई जहाज़ रेलगाड़ी से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो अगले वर्ष नवंबर दिसंबर में हम लोग रांची में मिलेंगे खरसावां गोलीकांड की 75वीं वर्षगांठ। ये मुझे शुरू में कहना नहीं चाहिए था, अंत में कहना चाहिए था, लेकिन हमने इसे पहले कह दिया। तो अब हम डेलीगेट्स सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच कई माननीय समाजवादी साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जो सदैव जिनका हमें स्नेह मिलता रहा है और मिलता रहेगा। सबसे पहले हमारे बीच सबसे पुराने समाजवादी नहीं, राम बाबू जी, आपसे पहले उमेश प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने कि लोहिया के साथ, मतलब आपका तो अवसर आएगा ही। उमेश प्रसाद सिंह जी पटना से आए हैं और 1965 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे डॉक्टर लोहिया पटना में केबी साहब मुख्यमंत्री थे उसमें बिहार के, तो उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो प्रदर्शन करने आए थे। तो उस समय उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें हजारीबाग सेंट्रल भेजा गया। तो उसके चश्मदीद रहे हैं बाबू उमेश प्रसाद सिंह, और उर्वशियम के बारे में भी वो थोड़ी बहुत बताएंगे। लेकिन सर, आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ही बोलेंगे, कम बोलेंगे बहुत अच्छा बोलेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि संक्षेप में डॉक्टर लोहिया के साथ अपने निजी संबंधों के बारे में बताएं, विशेषकर उर्वशियम के बारे में। साथियों, लोहिया और मेरा संबंध उर्वशियम से ही रहा। 1959 का साल था, 1959। हमको लगता है शायद सितंबर अक्टूबर का जो महीना हो, याद नहीं। मैं घर से अपना चला गया था, पिता से विद्रोह बेरा हुआ था और स्वयं निर्णय लिया कि अपने कमाऊंगा, अपने पढ़ूंगा या जो करना होगा, लेकिन पिता ने भी कह दिया कि चलना भला न कोस को, दोहिता भला न एक, मांगना भलो न बाप से, जो विधि राखे टेक। और मैं अपने पिता का पैर छुआ और कलकत्ता भाग गया। अमूमन हमारे यहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए कलकत्ता भागते थे, आजकल बम्बई जा रहा। तो मैं मोहम्मद अली पार्क में लेटा हुआ था, धूप खा रहा था, तो कुछ लोग आए कि यहाँ सभा होनी है।
किसका? तो राम मनोहर लोहिया का। तो मैं वहीं बैठ गया कि समय काटना है, हम आज तो ट्यूशन जो करेंगे वो 7 बजे के बाद से है। 8 रुपया 10 रुपया महीना का ट्यूशन करके, और मैं कलकत्ता में था, 4 आने का 1 प्लेट चावल ले लेता था और उस पर गुजारा होता था। डॉक्टर लोहिया, जिसको उर्वशियम कहा जाता है, वो उन्होंने मोहम्मद अली पार्क में ही बताया कि नेफा है ये, और वहाँ हमको गिरफ्तार किया गया 2 बार। और वहाँ से जब वो आए तो उन्होंने कहा कि उत्तर से ऊ, पूर्व से रव, और सीमांत से सी, और अंचल से अंग, ये उर्वशियम हुआ। उर्वशियम को उन्होंने जोड़ा भारत के मुख्य भूमि से, राजा पुरुरवा से। मनु के संतानों में थे राजा पुरुरवा। इस पर महाकवि दिनकर ने एक ग्रंथ ही लिखा, उर्वशी। ओ शून्य गगन में मुझे देख, चुंबन अर्पित करने वालों, संपूर्ण निशा मेरी छवि का, उनिद्र ध्यान धरने वालों। लोहिया का सब्जेक्ट था कि उत्तर पूर्व का इलाका जो है, ये अंग्रेजों का और भारत के राष्ट्र नायकों का, जो आज़ादी के बाद राष्ट्र नायक हुए, इनके अय्यासी की जगह थी। चाय बागानों के लिए लिप्टन और सब कंपनियां जो थी, ये अमेरिका इंग्लैंड की वहाँ छाती पर चढ़ी हुई थी, और सभी बधुआ मजदूर बनाए जा रहे थे भारतीय लोग, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, उत्तर पूर्व के। तो ये बात हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ जाने के लिए वीसा पासपोर्ट होता। लोहिया ने बताया कि वहाँ जाने के लिए वीसा पासपोर्ट होगा तो जाओगे। हमने तोड़ा उसको। अभी मैं इस पर बहुत कुछ लोग बोल चुके, कल गोष्ठी हुई, हरिवंश वगैरह भी आए थे। हम लोगों का उसके बाद लोहिया ही खाना, लोहिया पीना, लोहिया को पढ़ना, लोहिया को जानना, लोहिया की मीटिंग करना कभी छूटा नहीं। सैकड़ों सभाओं में लोहिया को खुद बालकृष्ण जी के घर पर, चूंकि 3 दिन के लिए आते थे लोहिया जी कलकत्ता, और बालकृष्ण जी के यहाँ ठहरते थे, या जमुना सिंह जो प्रेस चलाते थे, 8 इंडियन मिरर स्ट्रीट। तो हम लोगों को कोई काम नहीं था, ट्यूशन करना था, तो काफ़ी समय मिलता था, पता हो जाती थी। वहाँ बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश के थे जो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में थे, या किसी बैंक में थे, या पंत छात्र निवास के जो विद्यार्थी थे, ये लोग लोहिया से ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो हम लोग को खबरें मिलती थी, और हम लोग अब उनके सुने बिना तो 3-3 घंटा बोल रहे हैं। छोटी सभाएं हों तो दरी बिछाना के भी सवाल नहीं था, एक कुर्सी रख दीजिए, लोहिया शुरू हो गए। पहली बार हमको याद है कि भारत की पहली रेल हड़ताल, जिसका पीछे से नेतृत्व जयप्रकाश कर रहे थे, और प्रसोपा के लोग उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे। लोहिया जी उस दिन कलकत्ता आए, तो हम लोग भी इस पर थे कि अब इनकी सभा इस प्लेनेट में, जिसको शहीद मीनार आजकल कहा जाता है, या वहाँ का प्राणवायु जहाँ मिलती है, उसमें हम लोग सभा करा पाए। और आश्चर्य है कि 10,000 से ऊपर की भीड़ पहली बार लोहिया को सुनने आई। दूसरी बार लोहिया को हम लोग कराए जब वो नेहरू के खिलाफ 62 में खड़ा हुए, तो एक बड़ी सभा, रात भर हम लोग ये अखबार का लाल रंग के रोशनाई से लिख के, और अपने से लेई बना करके आटे का, और एक सीढ़ी, और वो सब लेकर के हम लोग सारे बहु बाजार, बड़ा बाजार का एरिया, ये सब में साट करके वो सभा बहुत मुकम्मल हुई, और लगा कि लोहिया को देश सुन रहा है। वो सभा थी जब उन्होंने कहा कि 3 चुनावों का वर्णन उन्होंने किया था, जिसमें गोवा का भी मसला था, कि कृष्ण मेनन को जिताने के लिए नेहरू ने ये मिलिट्री कार्रवाई की। जब पिछले साल अभिषेक के बुलावा पर हम लोग थे गोवा में, तो गोवा ने सवाल उठाया कि हम लोगों को, आप तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए, और हम क्यों 61 में हुए, हमारा 15 साल क्यों गया? इस सवाल का जवाब हम लोग के पास नहीं है, भारत के शासकों के पास भी नहीं है। अभिषेक जी ने 2-3 बातें बड़ी की, जैसे इन्होंने गोवा का सवाल उठाया है, ये सवाल हुआ है, इसके पहले गोवा का सवाल उठाए थे। मैंने तो कहता हूँ कि कहाँ जाओगे भाई, एक नहीं सैकड़ों अभिषेक चाहिए। लोहिया विश्व सरकार के लिए सारी दुनिया घूमते हैं,
लोहिया नर नारी समता के लिए अंतिम उनका विदेश दौरा जो है नर नारी समता के लिए रोम का है। वहां से आए तो सीधे कलकत्ता आए और राजनारायण वगैरह को खबर कर दिए थे, वो लोग कलकत्ता ही आए थे। तो एक जगह नहीं जाना पड़ेगा आपको, अभी कई ऐसे मुकाम है, नेपाल है, वो बड़ी लड़ाई हुई जिसमें लोहिया पहली बार गिरफ्तार होते हैं और सिविल लिबर्टी के जो प्रस्तावना पर लिखे हैं, अपना आशीर्वाद दिए हैं लोहिया को, जवाहरलाल नेहरू वो प्रधानमंत्री हैं और सरदार पटेल ऐसा आदमी को 5 चिट्ठी लिखते हैं कि लोहिया को छोड़ो, नहीं तो अमेरिका में हमारी इमेज खराब हो रही है। वो अमेरिका जाने वाले थे और अमेरिका का अखबार लोहिया को छाप रहा है कि लोहिया आ रहे हैं तो उनको जेल में बंद किया जा रहा है। वो आपको हैरिस बफेट की किताब है लोहिया एंड अमेरिका मीट, वो भी नहीं मिल रही है। कई दोस्तों से मैंने कहा, गोपाल सिंह जी से कहा कि भाई पता करो किताब हो तो उन्होंने कहा कि शायद उनके पास है, तो वो अभी एक नए प्रिंट में आना होगा। लोहिया का जो बाइबिल है वो है इतिहास चक्र। इतिहास चक्र जब तक आदमी नहीं पढ़ेगा लोहिया को समझ नहीं पाएगा। जैसे सिविल लिबर्टी को 26 साल का एक नौजवान है और भी उसमें भी विदेश में पढ़ना है, अपना यहाँ की पढ़ाई करनी है, हर 26 साल में वो सिविल लिबर्टी पर सोचता है। अब उनके सिविल लिबर्टी पर हम लोगों को ये भी ध्यान में आया कि एक पेट में जो बच्चा है वो भी सिविल लिबर्टी का अधिकारी है। उसकी माँ अगर 10 त्योहार करे या 100 दिन तक को कहे कि हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे, हम एक टाइम खाना खाएंगे, तो वो बच्चे का सिविल लिबर्टीज को खत्म करती है माँ भी। अगर उसको बढ़िया डाइट नहीं मिल रहा है तो हम बच्चे के साथ हैं। ये स्टेट का ड्यूटी है कि जो गर्भवती महिला हो उसको कैसे भोजन मिले, कैसा वातावरण मिले, कैसा उसको पर्यावरण मिले। अगर हम पर्यावरण बिगाड़ते हैं तो हम बच्चे के साथ अन्याय करें। सिविल लिबर्टी हमारा वहाँ है। तो ये दृष्टि लोहिया की दी हुई है कि हमारा सिविल लिबर्टीज पर वो आदमी 26 साल का नौजवान, हम लोग 26 साल तक कुछ सोच नहीं पाते थे कि देश दुनिया क्या चीज़ है, और वह सिविल लिबर्टी पर अभी अंग्रेजी शासन में सुनता है। तो अभिषेक ठीक कह रहे हैं कि अब खरसावां गोलीकांड, वो पहले ये भी बात अभिषेक नहीं किया है कि 15 अगस्त 1947 को लोहिया कहाँ हैं। मेरे जैसा आदमी होता या अन्य लोग भी, वो जाता कि जवाहरलाल से कोई जुगाड़ बैठाओ 15 अगस्त 1947 को। सरदार पटेल का जाके बेटा नहीं तो चपरासी का पैर दो, कोई कहीं दे दे। और लोहिया कहाँ हैं? 15 अगस्त 1947 लोहिया सुभाष बोस का आदमी मारा गया है। 12 अगस्त 1942 को सुभाष बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक के नौजवान के मारे जाने पर लोहिया वहां उसके मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। वो भी चीज अभिषेक ने ही खोज के निकाला कि 15 अगस्त को लोहिया दिल्ली नहीं है, गांधी दिल्ली नहीं है। पटेल ने जो जो लिखा वो तो पटेल गांधी पत्राचार से हिसाबी जो होता था। कहाँ ठहरे हो? हैदरी मैंसन, साथी कैसा चुना, सोहरावर्दी, ये पटेल के चिट्ठी का अंश है। गांधी वही हैं, आकर के ढाका, मेमन सिंह, चटगांव के इलाकों से घूम करके, और वो कलकत्ता में 15 अगस्त 1947 को। देश कमीना इतना है, माफ करेंगे आप लोग, कि यह कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया है। नहीं पूछता है सवाल कि गांधी क्यों नहीं दिल्ली में, नहीं पूछता है कि 42 आंदोलन का हीरो लोहिया कहाँ है। ये कमीना देश है। यह गलत बात कह के स्वतंत्रता सेनानी बनने के फिराक में कागजात बनाता है। यह वह देश है। यह नहीं जानेगा कि गोवा मुक्ति के लिए कौन लोग शहीद हो गए। आज भाजपाई बनने के लिए कितने बेचैन हैं। कोई कहता है कि सावरकर के हम जूता साफ करते थे, हमारे दादा। यह देश ऐसा है, कभी हमने न्याय के साथ खड़ा नहीं देखा किसी को, और न्याय के साथ हम पहले आगे लाइन में। तो जो साथी यहाँ जुटे हैं उन्होंने खतरा मोल दिया है इस राज्य में भी। सिविल लिबर्टी की रक्षा कीजिएगा आप लोग। लोहिया के साथ अभी ये तो ले जा रहे हैं हम लोग को झारखंड, खरसावां। बताइए, पहला गोली कांड, हजारों लोग मारे जाएं
और देश का कोई नेता नहीं जाता, कौन जाते हैं? लोहिया जाते हैं। जो 9 अगस्त 65 की बात कर रहे हैं, मैं तो लोहिया से 59 के साथ हूँ। मैं बंगाल के सोशलिस्ट पार्टी के, उस समय जो लोहिया की पार्टी थी, उसका डेलीगेट भी रहा हूँ। बाद में 67 में आकर लोहिया के अंतिम यात्रा के बाद हमको सरकारी नौकरी में भी जाना पड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा था 67 में हमसे, आज कोई विश्वास नहीं करेगा, एक मित्र अभी जिंदा है, कि तुम चुनाव लड़ोगे? हमने कहा कि नहीं, आपके लोग बिगड़ेंगे तो कौन संभालेगा। मैं कहूँगा कि गूगल वगैरह सर्च कर लीजिए, सारा फॉर्डर स्कैम हो। 77 में जगन्नाथ मिश्रा 17 लोग बड़े लोगों को जेल में भिजवाने वाला मैं हूँ। इसी आसाम का एक जज उनको मुक्त किया 1980-81 में, जब इंदिरा जी फिर आ गई। बहरुल इस्लाम उनका नाम था, असम के लोग उनका नाम जानते होंगे। उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और वो रंगनाथ मिश्र के साथ मिलकर 2-1 से उसमें बरी कर दिया। तो फिर मैंने उसको फॉर्डर में पकड़ा। और ये जो लालू यादव पर या इसके ऊपर मेरी बात अगर चलती तो मुझे ही बंद कर दिया गया, नहीं तो मैं 3 आदमी को, सत्येंद्र नारायण सिंह बच गए, भागवत आजाद बच गए, और कितने बड़े IAS अफसर, जिन लोगों ने कहा कि ये आदमी बाहर रहेगा तो इसको बंद कर दो। और मेरे साथ क्या जज ने किया, लिखा कि साहब ही इज नॉट एन एक्यूज ऑफ एनी ऑफ द फॉर्डर स्कैम केसेस। 6 महीने 8 दिन बंद कर दिया। हमारे साथ सिविल लिबर्टी का जो हनन हुआ, उससे फायदा इन लोगों को हुआ कि दर्जनों बड़े लोग, VS दुबे, DP ओझा, तमाम DGP वगैरह लोग सब जेल जाने से बच गए। मैं काम ही नहीं कर सका, हमको तो बंद कर दिया गया, घर से बाहर निकलने को ममानियत करा दी गई। CBI ने कहा कि आपको जेल के भीतर खतरा है, बाहर खतरा, अपनी बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं अखबार उस समय का, सारे अखबारों में मेरे बारे में राष्ट्रीय सहारा ने लिखा, इसके बाद पायनियर ने हमारे ऊपर एडिटोरियल लिखा, लेकिन वो मैं कहता नहीं, कभी नहीं कहूँगा। तो इतने मेरा परिचय है कि, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उमेश प्रसाद सिंह आपको मिल जाएगा, बस। धन्यवाद उमेश बाबू। कौन, अच्छा कुछ नाम जी, अच्छा इधर से हमारे बीच जो दिख रहे हैं कुछ, अमीन साहब, आपकी फ्लाइट है ना हैदराबाद की? नहीं। हाँ, प्लीज आप आइए। और डॉक्टर लोहिया और युवा, उर्वशियम की अपेक्षा हम नहीं कर रहे आपसे, लेकिन आप तो राजनीति वाले समाजवादी हैं, तो कोशिश करें थोड़ा सा कि युवा जागृति को लेकर लोहिया के क्या विचार थे। साथियों, पहले तो मैं अभिषेक सिंह को धन्यवाद दूंगा कि उर्वशियम का ये 3rd रिसर्च फाउंडेशन का 3rd सेमिनार है। पिछली दफ़ा गोवा में भी आया था मैं। अब मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मेरे को पॉलिटिक्स में बात करना बोल के पाबंदी रख दी है। सिर्फ रिसर्च। लोहिया जी को, अगर लोहिया जी का रिसर्च है तो बगैर पॉलिटिक्स का रिसर्च नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। शायद आप मानते या नहीं मानते। यहाँ पे काफ़ी मंथन में काफ़ी चीज़ें बाहर आए लोहिया जी से या उर्वशियम से या नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन एक मैं जहाँ तक मेरी सोच गई कि काफ़ी स्कोप था नॉर्थ ईस्ट में लोहिया जी के आइडियोलॉजी को पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्मेशन देने का, वो हो नहीं पाया। मैं गोवा से जो साथी आए थे उनका भाषण काफ़ी अच्छा था। ये गोवा में भी मैं बोला कि रिसर्च, अगर रिसर्च का मंथन हुआ तो इसका रिजल्ट भी रहना। ये रिसर्च का पीरियड ख़त्म होते वक्त इसका रिजल्ट क्या आया है, रिसर्च लोहिया का रिसर्च फॉर नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या रहेगा। अब एम्प्लॉयमेंट, लोहिया का एम्प्लॉयमेंट का विजन क्या था, लोहिया का यूथ फ्यूचर के लिए क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर लोहिया के क्या विजन था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्या थी लोहिया की। ऐसे चीज़ों पे भी अपने को बात करने की ज़रूरत है। एजुकेशन पॉलिसी लोहिया की क्या थी, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट रिसर्च फाउंडेशन के सेमिनार में ये चीज़ों पे ज़्यादा
अगर डिस्कशन होगा तो हम युवा को एक गति दिखा सकेंगे कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से फ्यूचर ऑफ द इंडिया कैसा रहेगा। अगर हम ये नहीं डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर यूथ इन इंडिया, तो अगर जो चल रहा, जो हिसाब से देश को पिछले पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर लोहिया जो चल रहा है, जो बीजेपी कांग्रेस, शायद मैं पार्टी का नाम नहीं लेना फिर भी मैं ले लिया, तो क्या दिखा रहे हैं देश को, युवा को क्या दिखा रहे हैं, क्यों युवा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ रहे हैं, इस पर भी मंथन होना। मैं काफ़ी चीज़ पॉलिटिकली बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्यों स्ट्रिक्टली अभिषेक जी बोले कि आप किसी भी एंगल पे पॉलिटिकली नहीं बात करना। मेरे को ये मौका दिया, धन्यवाद। अमीन साहब, और हमारा ये जो एक प्रेम भरा द्वंद्व रहता है, ये हैदराबाद से ही शुरू है, प्रेस क्लब हैदराबाद, फिर गोवा में भी, फिर यहाँ भी। हालांकि मैं इसका उत्तर और अपना एक मत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारे राजनीतिक समाजवादी भी हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति गलत है, मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, और छात्र जीवन में मैं छात्र राजनीति भी मैंने की है। लेकिन देखिए, मेरा एक चीज कहना है, समझ लें, राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन सेना का एक बटालियन है, सेना कोई टुकड़ी है। इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। आज इस बात को आप लोगों को समझना होगा और सबकी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि ये हर साल ये प्रश्न नहीं आए। मान लें राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन सेना की एक टुकड़ी है, जिसमें खाना बनाने वाले की भूमिका अलग है, जिसमें बाल काटने वाले की भूमिका अलग है, जिसमें मोची की भूमिका अलग है, जिसमें चिट्ठी पत्री ले जाने की भूमिका अलग है, जिसमें गोली चलाने वाले की भूमिका अलग है। तो इस तरह से कोई एक यूनिट होती है, सब लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। ठीक, अब सवाल आता है राजनीति और राजनीति से खुद से बाहर रखने का सवाल। देखिए, लोहिया जी के नाम को सुन के हम हर चीज राजनीति से ही देखें तो यह भी ठीक नहीं है। लोहिया का एक अराजनीतिक पक्ष भी है। आप लोग पूरी तरह सियासी लोग हैं, आप लोग राजनीति में रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए, बहुत ज्यादा अरसा नहीं बीता है, कादरी साहब, उमेश बाबू, हमारे चौबे साहब, राम बाबू अग्रवाल, और ये सीतामढ़ी के हमारे गांधी आश्रम के नागेंद्र बाबू, जन और मैनकाइंड मैगजीन को बंद हुए बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ। जन और मैनकाइंड दो वैचारिक प्रवाह की मैगजीन थी, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। जन की पहचान राष्ट्रीय थी हिंदी की, और मैनकाइंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय थी। यह एक वैचारिक प्रवाह भी समाजवादियों के साथ चल रहा था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, डॉक्टर लोहिया उसके प्रधान संपादक थे, जॉर्ज फर्नांडिस, बद्री विशाल पित्ती, मधु लिमये, ये तमाम लोग उसके संपादन मंडल में थे। एक तरफ डॉक्टर लोहिया के संपादकत्व में, यानी एडिटरशिप में, मैगजीन भी चल रही थी और पार्टी भी चल रही थी। लोहिया को मरे हुए 55 साल हो गए, 55 साल, और लोहिया की मृत्यु के बाद मैगजीन भी बंद हो गई। आज राजनीति चल रही है समाजवादी दलों की, अलग अलग नाम से, अलग अलग विचार से। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति तो लोहिया भी करते थे, लेकिन साथ में वैचारिक धारा भी बहती थी। आज आप लोग राजनीति करते हैं और विचार का प्रवाह सूख गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? हम ये नहीं कहते हैं कि लोहिया के मरने के बाद आपने जन मैनकाइंड मैगजीन को क्यों नहीं चालू रखा। अगर आपको यह नाम नहीं पसंद था, यह तरीका नहीं पसंद था, आप दूसरी वैचारिक पत्रिका निकालते। बिना वैचारिक शून्यता के कभी कोई गंभीर राजनीति नहीं हो सकती है। माफ कीजिएगा, गाहे बगाहे इक्के दुक्के सीट जीत जाएंगे, चुनावी राजनीति में इक्के दुक्के सीट जीत जाएंगे, लेकिन लंबे समय तक राजनीति नहीं कर पाएंगे।
और बिंदु के वृत्त के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे। इसलिए ना आपके कहने का असर होगा, ना आपके सोचने का असर होगा, और आप सिर्फ और सिर्फ आलोचना, शिकायत, इसके दायरे में कैद होकर रह जाएंगे, क्योंकि आपके पास वैचारिक खाद वाली कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपने विकसित किया हो। अरे मत निकालिए मैगजीन, जन और मैनकाइंड का ही तो पुनर्प्रकाशन करा लेते, फिर से उसको शुरू करते। बिना विचार के राजनीति नहीं आगे बढ़ती, और खासकर समाजवादी राजनीति। मतलब आज लोग कहते हैं कि समाजवादी आइडियोलॉजी तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास जब मैं जन और मैनकाइंड के अंक में देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि इतना विचारवान पार्टी, जहां पे राजनीति भी एक बराबर के रास्ते से जा रही है और वैचारिक प्रवाह भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पहले विचार खत्म हुआ, और जब विचार खत्म हुआ तो राजनीति तो खत्म होनी ही थी आपकी। इसलिए सिर्फ कोसने, लोहिया सिर्फ कोसते नहीं थे। लोहिया अगर कोसते थे तो उनके कोसने में, मतलब उनके व्यवहार में एक्शन होता है। बिना एक्शन के किसी को कोसना, फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, ठीक ना। तो इससे अच्छा शांत, मुझे लगता है, देखिए मैंने अब तक 5 साल के इस रिसर्च में, तो 10 साल से पहली बार मैं इतना खुल के अपने राजनीतिक समाजवादी बुजुर्गों के बीच मैंने यह बात कहने का साहस जुटाया है। मुझे क्षमा करेंगे, मैं नहीं कहना चाहता था ऐसी बात। हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए आज जो चीजें मैंने वही कहा कि मैं एक वो मोची हूं जो मैं फटे पुराने जूते में सील रहा हूं, पुराने अंक निकल रहा हूं। ये मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। कम से कम कुछ तो समाजवाद की वैचारिक जमीन, खाद पानी तैयार होगी। तो मुझे समझें कि मैं आपके समाजवादी बटालियन का एक वो मोची हूं जो पुराने फटे लोहिया के साहित्य को जोड़ जोड़ के मैं जमा कर रहा हूं। आप राजनीति कीजिए, एकदम फ्री होकर राजनीति कीजिए, और मुझे वैचारिक हमें वैचारिक खाद बनाने दीजिए। कल उसी खाद से अपना विकास कीजिएगा। हमारी भूमिका वो रहने दीजिए ना। आप अमीन साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नौजवानों के लिए क्या, यह काम तो राजनीतिक, हमारे दीपक भाई क्या शिवपाल सिंह यादव, हाँ, प्रगतिशील समाजवादी शिवपाल सिंह यादव बड़े बौद्धिक आदमी हैं। इनका भाषण, इनके विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध समाजवादी बुद्धिजीवी हैं। राजनीति मतलब ठीक है, हमको कुछ यही करने, हम भी आप ही का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे मुख्य धारा की राजनीति और चुनावी राजनीति के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि राजनीति ने बड़ी से बड़ी प्रतिभाओं को निगलने का काम किया है। निगल गई है खासकर मौजूदा राजनीति। खैर, हम इस बहस को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मुझे ये कहना पड़ा कि मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कल इसका हासिल क्या होगा, लेकिन मुझे एक लग रहा है कि मुझे संतोष है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं आज बता दूं आपको। हमारे बीच आदरणीय वीरेंद्र भट्टाचार्य जी की पुत्री श्रीमती जूड़ी भट्टाचार्य, अरूपदा, कई लोग कहते हैं कि अब से जी आपने, बड़े मैं नहीं कर रहा। ये हमारे पुरखे हैं। पुरखे सिर्फ अपने खूनी रिश्ते के पुरखे नहीं होते। राजनारायण जी हमारे पुरखे, गुलाब बोरबरा पुरखे, वीरेंद्र भट्टाचार्य हमारे पुरखे, अजीत शर्मा हमारे पुरखे, हेम बरुआ हमारे पुरखे, किरण बेज बरुआ हमारे पुरखे, ये सभी हमारे पुरखे हैं। और उनके आशीर्वाद से विषम परिस्थितियों में ये चीज हो पाया। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 15 साल पहले आप नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से शांति से कोई समारोह कर पाने की उम्मीद कर सकते थे क्या? लेकिन ये पुरखे के, हमारे पुरखों के आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं जो मोची वाला काम कर रहा हूँ, बिखरे मोतियों की तलाश कर रहा हूँ, बस वो माला मुझे बनाने दे। वो माला जब आप लोग सफल होंगे राजनीति में, तो वो माला मुझे पहनाने का गौरव हमें ही प्राप्त होगा।
जी। और मैनकाइंड लोहिया के मरने के बाद भी छपता रहा है। उसके पुराने अंक मतलब 1-2 साल, मैं मतलब कहने का मतलब कि मरने के तुरंत बाद तो मैगजीन भी तो नहीं मर जाती ना, 1-2 साल के बाद वो तो मुझे बरसों तक कब भाई, एक मिनट बरसों तक नहीं 10 साल तक चले थे। ओम प्रकाश दीपक थे संपादक, अरे भाई संपादक मैनकाइंड के थे 10-15 साल तक मैनकाइंड। अरे भाई हम तो सुनिए, हमारे पास मैनकाइंड के अधिकांश अंक हैं, सुनिए हमारे पास मैनकाइंड के अधिकांश अंक हैं। अगर आपके पास कुछ वो अंक हैं तो हमें डोनेट कर दीजिए आप, प्लीज मुझे डोनेट कर दीजिए। चलिए अब मैं ज्यादा नहीं, मैंने ये लंबा हो गया। अब मैं आदरणीय राम बाबू अग्रवाल जी को, जो इंदौर से आए हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो मंच पे आए और हमारे भावनाओं के अनुरूप पुराने समाजवादी हैं, अपनी बात रखें संक्षेप में।